Hello बच्चों and welcome to Umang 2.0. My name is Upasna Mongia and I am your biology mentor. ये हमारी पहली क्लास होने वाली है. मैं आपके लिए एक नया फेस हूँ, बट डोंट वरी, हम बहुत ही जल्दी एक दूसरे को पहचान जाएंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बायोलॉजी. आज जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो देखो बेटा, बायो आपके बहुत काम आने वाली है. बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जो डॉक्टर बनना चाहते होंगे, और अगर डॉक्टर नहीं भी बनना चाहते हो तो 10th तक तो आपको बायो पढ़नी ही है ना. तो बेस आपका यहीं से स्टार्ट हो चुका है. ट्रस्ट मी, ये जो अभी आपका चैप्टर है ना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास 9th में यही चैप्टर बन जाएगा, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. तो सब कुछ इसी 8th में से निकल रहा है. 9th की बायो, 10th की बायो इसी 8th के में से ही निकलती है. तो अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर वाली चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. फाउंडेशन बिल्ड करना है हमें, यानी कि जो हमारी बेसिक चीजें उसको अच्छे से करनी है, ताकि जब ऊपर लेवल का पढ़े तो वो अच्छे से समझ आए. अब ये अच्छे से नहीं समझोगे तो 9th-10th में दिक्कत आएगी बच्चा. तो प्लीज, ये सिर्फ बायो के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए है. मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें. अच्छा, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? सारे लेक्चर्स आप देख रहे हो, उमंग में भी कुछ बच्चे होंगे, उमंग 2.0 के जो बच्चे हैं, तो बेटा आपको ध्यान से सुनना है. पहले तो जो आप सुनोगे वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा. फिर आपको और कुछ नहीं सोचना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है. जो मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगी, जो बातें बताऊंगी, उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच लोगे तो वो परमानेंटली आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा. फिर लास्ट में एक बार बुक में से रीड कर लेना, आपका काम खत्म और आपके आएंगे अच्छे अच्छे नंबर. ठीक है, अब पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. ये हमें स्टार्ट करना है. मुझे थोड़ा सा कफ है तो आज आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज कौन से हमें टॉपिक्स कवर करने हैं? पूरा चैप्टर तो हम नहीं करेंगे, हम इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करके करने वाले हैं. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में कराऊंगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया. क्वेश्चंस आपको पहले खुद आंसर करने हैं, फिर मेरा आंसर करना देखना है. अब क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, नाम से ही पता चल रहा है यार, हमें क्रॉप्स की बात करनी है. तो इसमें आपको मानना है खुद को एक फार्मर. आप एक फार्मर बनो और उसके बाद आप देखो कि किस तरीके से आपको क्रॉप्स को ग्रो करना होगा. फार्मर वाली थिंकिंग रखनी है बेसिकली. अब एग्रीकल्चर क्या होता है ये सीखेंगे. क्रॉप्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये सीखेंगे. सॉइल को प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, कौन कौन से पुराने और मॉडर्न टूल्स हैं बेटा ये देखेंगे. सबसे पहले हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर. आपको पता है हमारे इंडिया में 65% लोग, हाँ 65% लोग इसी ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं. यानी कि 65% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो करना. या फिर अगर हम बात करें एनिमल लाइफ स्टॉक को, जैसे कि कैटल्स एंड बफेलो से मिल्क लेना और मार्केट में पहुंचाना, या फिर फ्लावर्स को ग्रो करना, या फिर हनी बी से हनी प्रोड्यूस करना, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के अंदर आ जाती हैं. देखो, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. जो हमारे अंदर, हमारे आसपास जो भी हमारा रहने का तरीका है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एग्रीकल्चर की वजह से ही पूरी हो रही हैं. इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग. कल्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रोइंग. सॉरी अगेन. इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स. क्रॉप्स को ग्रो करना, एनिमल्स को रेस करना. एनिमल्स को क्यों रेस करेंगे हम? यार देखो, एनिमल्स को हम रेस करते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए. जैसे हमें चाहिए एनिमल का मिल्क, ठीक है, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क. हमारे घरों में भी तो आता है. अमूल जो इतनी बड़ी ब्रांड है, वो भी तो मिल्क यहीं से लेती है. देन उसके बाद अगर हम मीट की बात करें, एग्स की बात करें, तो एनिमल से ही मिल रहा है हमें ये सब कुछ. उसके बाद फूड आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स, फूड फाइबर एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. इन सारी चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए एग्रीकल्चर किया जाता है. सो व्हाट इज एग्रीकल्चर? अगर डेफिनेशन आए, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग. कल्टिवेटिंग का मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स, रेजिंग एनिमल्स एंड प्रोड्यूसिंग फूड फाइबर या फिर अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. दिस इज नोन एज एग्रीकल्चर. समझ आया? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. क्यों करना है हमें एग्रीकल्चर? अभी तो हमने देखा हमें इससे इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. यार अगर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगी तो हम खाएंगे क्या? हमारे घरों में आटा कैसे आएगा, दाल कैसे आएगी? तो एग्रीकल्चर पे तो हमारा पूरा का पूरा सिविलाइजेशन डिपेंड कर रहा है. या तो हम भाई जंगल में जाकर खुद शिकार कर सकते हैं, खुद पेड़ों से फ्रूट्स तोड़ सकते हैं जो नेचुरली ग्रो कर रहे होंगे, या फिर हम सिविलाइज्ड लाइफ जी सकते हैं, जो कि अब हम जी रहे हैं. हमारे घरों में फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, क्योंकि हम सिविलाइज कर चुके हैं.
हैं। अच्छा, क्यों करना है एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी फूड प्रोडक्शन के लिए? भाई एक तो खाना मिलेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, देखो हमारी कंट्री आपको पता है लार्ज नंबर पे बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करती है, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, हमारा इंडिया नंबर 1 पे आता है इन चीज़ों को ग्रो करने में। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी कि हमारे पूरे नेशन की इकोनॉमी पर फर्क पड़ रहा है। स्पाइसेस, मसाले हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। अब हमारी कंट्री में भरपूर ग्रो कर रहे हैं तो हम दूसरी कंट्री में भी भिजवा सकते हैं, तो हमारी कंट्री को फायदा हुआ ना बेसिकली। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कि नेशन को फायदा हो रहा है। न्यूट्रिशनल वैल्यू, खाने के अंदर न्यूट्रिशन तो होता ही है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ रही है। देन रॉ मटेरियल्स भी तो हमें मिल रहे हैं। व्हाट आर रॉ मटेरियल्स? कच्चा सामान बेसिकली। तो देखो जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनके फूड के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। अब ये आपको यहाँ पर क्रॉप दिख रहा है, इसमें से मान लो ये मस्टर्ड या वीट का क्रॉप है, तो हम यहाँ पे ग्रेन्स तो ले लेंगे, बाकी बची हुई पुरानी स्टेम्स वगैरह हम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चारा बन सकता है। चारा क्या होता है? एनिमल्स का फूड। तो हो गया ना फायदा। सो दिस इज नोन एज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हमें एग्रीकल्चर से मिल सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटी सी हिस्ट्री हमें यहाँ पर पढ़नी है। स्टार्टेड अराउंड 10,000 BC। BC मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ई मतलब एरा, बिफोर क्राइस्ट। मिड ईस्ट, चाइना, इजिप्ट एंड सेंट्रल अमेरिका। बेटा ये हमारे इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट नहीं हुआ था, इट वॉज स्टार्टेड इन मिड ईस्ट, चाइना, इजिप्ट एंड सेंट्रल अमेरिका। इन जगह पर सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स में बी बार्ले, वीट, राइस, पीस एंड लेंटिल्स। लेंटिल्स मतलब दालें। ये सारी के सारे आइटम्स थे जो सबसे पहले ग्रो किए गए थे। तो इतनी छोटी सी हिस्ट्री आपको देखनी है, यानी कि ये है हमारा अर्ली मैन। ये बेचारा क्या करता था? जंगल में रहकर अपने इस इक्विपमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करता था, जानवर को मारता था और उसको पकाकर खा जाता था, है ना। थोड़ा क्योंकि इस टाइम फायर का इन्वेंशन हो गया था तो थोड़ा बहुत मीट को कुक करके खा लेते थे, या फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो नेचुरली ग्रो कर जाती थी उसको खा लेते थे। बट कोई नॉलेज नहीं थी कि किसमें कितना न्यूट्रिशन है, कौन सा जहरीला फ्रूट है, जहरीली वेजिटेबल है, जहरीली लीफ है, ये भी नहीं पता था। फिर यहाँ से जब हम इस तरीके से रहने लग गए ना, इसी को सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ विद द ग्रोथ ऑफ दीज, विद द कल्टिवेशन ऑफ दीज क्रॉप्स, बार्ले, वीट, राइस, इनके क्रॉप की ग्रोथ के बाद। पहले तो ऐसे रहते थे सारे जंगल में। अब देयर इज वन इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज नोन एज horticulture. What is horticulture? This is the science and art of growing plants. Science and art of growing plants, fruits, vegetables, flowers and other cultivators. इसको ठीक करते हैं, यहाँ पर आएगा, एक सेकेंड बेटा, आई एम करेक्टिंग वन स्पेलिंग, एंड अदर कल्टीवेशन या कल्टीवेटिंग प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं, अदर कल्टीवेटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लांट कंजर्वेशन, लैंडस्केप रिस्टोरेशन, सॉइल मैनेजमेंट, लैंडस्केप एंड गार्डन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। बेटा हॉर्टिकल्चर के अंदर ना ये सारी चीजें आती है कि आप किस किस चीज का ध्यान रख रहे हो, प्लांट को कंजर्व कर रहे हो। कंजर्वेशन का मतलब होता है सेव करना। तो हम एक तो बिल्कुल ऐसे अंधाधुंध सारी चीज़ों को काट कर मार्केट में बेच रहे हैं, बट हॉर्टिकल्चर के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, फिर उनको प्रोटेक्ट करते हैं जानवरों से, या फिर यूजलेस उनको हार्वेस्ट कर दे, मार्केट में भेज दे, वो नहीं करना है। हमें कंजर्व करना है, सेव करना है इन स्पीशीज़ को। लैंडस्केप रिस्टोरेशन यानी कि जो हम सॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉइल काफ़ी फर्टाइल होनी चाहिए, उसको फर्टाइल रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा खासा न्यूट्रिएंट का अमाउंट हम सॉइल के अंदर डालते हैं ताकि सॉइल भी हेल्दी रहे और उसके ऊपर जो क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं वो भी हेल्दी रहे। गार्डन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आप देख रहे हो हॉर्टिकल्चर ना एक प्लान्ड तरीके से होता है। जैसे कि हमें कोई भी क्रॉप और फ्रूट वेजिटेबल ग्रो करना है, हम फ्लावर्स को भी ग्रो करते हैं क्योंकि हम डेकोरेशन में फ्लावर्स यूज करते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स से बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, बहुत सारी हर्ब्स से बहुत सारी मेडिसिन बनती है। तो उनको ग्रो करना बहुत ही
कंजर्वेटिव तरीके से, सेव करने वाले तरीके से, दैट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। आई होप ये समझ आया आपको, ये डेफिनेशन है बेटा हॉर्टिकल्चर की। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज क्रॉप। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, बट हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्रॉप आखिर होती क्या है, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कोई भी प्लांट हो सेम काइंड का, सेम तरीके का, दैट इज नोन एज क्रॉप। Plant of same kind that are grown and cultivated as a source of food on a large cultivable land is known as crop. कोई भी सेम तरीके का प्लांट हो जिसको हम ग्रो कर रहे हैं, फिर हम उसका ध्यान रख रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, बहुत ही लार्ज लेवल पर कर रहे हैं काम, ताकि हम उससे अपना खाना ऑब्टेन कर सके, दैट इज नोन एज क्रॉप। तो डेफिनेशन क्लियर हुई। व्हाट इज द डेफिनेशन, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा एम क्या है कि हम सब कुछ हमारी क्लास में ही याद करके जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे आलसी बच्चे हैं जो कि बाद में ना बुक उठाकर देखने भी नहीं वाले हैं, मुझे पता है तुम्हारी हरकतें, तो ना तुम यही पर याद करके जाओ। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, सेम तरीके के प्लांट दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड, जिनको ग्रो किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ फूड इन अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड, फूड के लिए एक बड़े से पीस ऑफ लैंड के ऊपर, इसको क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि क्या तुमने वो वाली मूवी देखी है शाहरुख खान, बहुत बच्चों का फेवरेट होगा, शाहरुख खान की बहुत पुरानी हमारे टाइम की मूवी है, दैट इज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो उसमें गाना है और तुमने उसका जो पोस्टर होगा वो भी देखा होगा, या फिर अगर मूवी नहीं भी देखी है तो तुमने येलो कलर के प्लांट वाली फील्ड्स देखी होंगी, है ना। तो जो येलो कलर के प्लांट सारे ग्रो कर रहे होते हैं वो होते हैं मस्टर्ड सीड्स, जिसको हिंदी में मस्टर्ड प्लांट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सरसों। हमारे घरों में हम सरसों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे, मस्टर्ड सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में राई बोलते हैं, या फिर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल हम यूज करते हैं। तो मस्टर्ड एक तरीके की क्रॉप है जिससे हमें फूड के सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ तो मिल रहा है ना, चाहे ऑयल मिल रहा हो, चाहे सीड्स मिल रहे हो। या फिर वीट की बात कर लो, वीट आटा जिससे हमें मिलता है, गेहूं जिसको हम बोलते हैं, राइस की बात कर लो, मेज की बात कर लो, दालों की बात कर लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन, वो सारे के सारे बेटा क्रॉप्स ही तो है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के टाइप भी होते हैं कुछ, क्योंकि देखो हमारा इंडिया इतना बड़ा एरिया है, कहीं नॉर्थ में बहुत ज्यादा ठंड होती है, साउथ में देयर आर कोस्टल एरियाज, वहां पर पानी ज्यादा है, तो वेदर के हिसाब से, सॉइल की क्वालिटी के हिसाब से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो कि ग्रो किए जाते हैं। अब सीजन्स भी तो बदलते हैं, कभी ठंड होती है, गर्मी होती है, बारिशें होती है, तो उसके हिसाब से भी अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस वी हैव मेजरली टू टाइप्स। दो मेन टाइप्स कौन से हैं बच्चा हमारे, एक तो है हमारे पास राबी क्रॉप्स, आई एम श्योर आपने जूनियर क्लासेस में इसके बारे में सुना होगा। देन देयर आर खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो देखो ये राबी क्रॉप जो है ना, इनको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, दीज आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब विंटर सीजन कब से स्टार्ट होता है, अब हमारा विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अक्टूबर, है ना। तो अक्टूबर में हम क्या करेंगे, सीड्स को सो कर देंगे, एंड कब तक हमारी क्रॉप पक के तैयार हो जाएगी, मार्च तक तैयार हो जाएगी। इसीलिए हम इसको विंटर सीजन बोलते हैं, क्योंकि हमने ग्रो करवाना, कल्टीवेट करवाना स्टार्ट कब किया था, विंटर की स्टार्टिंग में, यानी कि अक्टूबर मंथ में, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स बोलते हैं। उसके बाद द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। सोन का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम बीज को डाले फील्ड के अंदर, दैट इज नोन एज सोइंग। सोइंग ऑफ सीड्स मतलब बोना, बीज को बोना, हिंदी में क्या बोलेंगे, बीज को बोना, तो उसी की ही सेकेंड फॉर्म है सोन। जब हम रेनी सीजन में इस क्रॉप को ग्रो करें, दैट इज नोन एज खारिफ क्रॉप। अब रेनी सीजन कब से स्टार्ट होता है, जैसे ही तुम्हारे स्कूल खुलते हैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद, जुलाई में, 7-10 जुलाई से तुम्हारे स्कूल खुल जाते होंगे, है ना, समर ब्रेक के बाद, तो जुलाई हो गया, जुलाई से अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने बेसिकली लग रहे हैं, है ना। इसमें भी देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसमें 6 मंथ्स लग रहे हैं, तो यही टाइम पीरियड होता है, 4 से 6 महीने का टाइम पीरियड होता है क्रॉप को ग्रो करने का। पूरी तैयार हो जाएंगी, फिर आप उनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हो। अब क्या समझाया हमने कि भाई विंटर सीजन वाले कौन से हैं, राबी क्रॉप्स, और रेनी सीजन वाले कौन से हैं, खारिफ क्रॉप्स। अब एग्जाम्पल्स तो दो, एग्जाम्पल्स कौन से हैं भाई, देखो यहाँ पे ना एक चीज देखो, रेनी सीजन वाले खारिफ क्रॉप्स हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा पानी पर डिपेंड कर रहे हैं। फार्मर्स पता है पहले पानी के ऊपर डिपेंड करते थे, पानी मतलब
यहाँ पर बात हो रही है रेन की। रेन के ऊपर डिपेंड करते थे, मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते थे उनकी क्रॉप्स को कब ग्रो करना है। तो जो खारिफ क्रॉप्स है वो तो बिल्कुल रेन पर बेस्ड है कि जब मॉनसून आएगी तब हम इसको ग्रो करेंगे। तो फार्मर्स यहाँ पर रेनी सीजन का वेट करते हैं कि वो कब खारिफ क्रॉप्स को ग्रो कर पाएंगे। ये करने से पहले मैं आपको एक बार एग्जांपल्स दिखाती हूँ राबी क्रॉप्स के और खारिफ क्रॉप्स के। देखो बच्चा, हम घरों में आटा, व्हीट, गेहूं, मटर, रोटी किसके साथ खाते हो? बहुत घरों में आलू मटर बनते होंगे, मेरी मम्मी तो बहुत बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद दालें बनती है हमारे घरों में, मस्टर्ड का हम यूज करते हैं, सरसों का तेल। तो ये कॉम्बिनेशन याद कर लो, ये किसका है? राबी क्रॉप का। क्या बनाया मम्मी ने? रोटी बनाई, आलू मटर बना दिए, दाल बना दी साथ में, और सरसों का तेल तो यूज किया ही होगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, ये वाले एग्जाम्पल्स याद करने का तरीका है। फिर आ जाओ खारिफ क्रॉप्स। ये कौन से थे? रेनी सीजन वाले। राइस, राइस को पकाने में कितना सारा पानी चाहिए होता है, और राइस पता है कैसे ग्रो करते हैं? मान लो हमें राइस को ग्रो करना है, तो फार्मर्स ना फील्ड के अंदर पहले बहुत सारा पानी लाते हैं, पानी खड़ा करते हैं, स्टेगनेंट वाटर, पानी खड़ा करते हैं मतलब स्टेगनेंट वाटर इज रिक्वायर्ड, रुका हुआ पानी चाहिए होता है फील्ड के अंदर, उनके पैरों तक पानी आ रहा होता है। यानी कि ये हमारे नॉर्थ वेस्ट एरिया में ग्रो नहीं कर सकता, हरियाणा पंजाब की साइड ग्रो नहीं कर सकता, साउथ की साइड बहुत ज़्यादा राइस ग्रो किया जाता है क्योंकि वहाँ बहुत लार्ज अमाउंट में पानी अवेलेबल है ना, तो पानी राइस को बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके बाद ग्राउंडनट जिसको हम बोलते हैं मूंगफली, उसको भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। रागी क्रॉप, सोयाबीन, ये सारे के सारे खारिफ क्रॉप है, इनको लार्ज अमाउंट में पानी चाहिए होता है। राइस की एक और बात बताती हूँ, राइस के ना सीड्स नहीं डाले जाते, राइस के डाले जाते हैं सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है? एक छोटा सा पौधा पहले ग्रो कर लिया जाता है, फिर उसको खेतों में डाला जाता है। बाकी क्रॉप्स के लिए तो हम सीधा सीड्स डाल देंगे फील्ड के अंदर, बट जब हमें राइस को ग्रो करना है तो हम छोटे छोटे पौधे लेते हैं, वो फील्ड के अंदर डालते हैं। क्रॉप समझ आ गए? एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। अब आ जाओ जेड क्रॉप्स। ये ना एक नई वेराइटी है, नया वर्ड है आपके लिए, आपने पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। जेड क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स बोलते हैं। अब देखो, विंटर वाले क्रॉप्स भी हो गए राबी क्रॉप्स, रेनी सीजन वाले भी हो गए। क्या हम समर्स में कुछ भी ग्रो नहीं करेंगे? तो जेड क्रॉप्स आर द वन जो कि समर्स में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। अब तीनों हो गए, समर सीजन के भी हो गए, विंटर सीजन के भी हो गए, और रेनी सीजन के भी हो गए, ठीक है। जेड क्रॉप्स, क्रॉप ग्रोन इन समर सीजन आर कॉल्ड जेड क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, बहुत फेवरेट हो, बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होगा। मस्क मेलन, मूंग, कुकुम्बर, गोड एंड बिटर गोड। बिटर गोड क्या होता है? करेला, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें समर क्रॉप्स के अंदर आ जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? जेड क्रॉप्स बोलते हैं। दीज आर ग्रोन इन समर सीजन, जो टाइम पीरियड रह गया ना इन दोनों के बीच का, उसको हम बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल ऊपर कर ले सारा। नेक्स्ट, हाउ टू ग्रो द क्रॉप। क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये तो आपको पढ़ना ही है, बट पहले मैं आपको आपके एक दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। कौन है भाई वो दोस्त? आपका अपना डुग्गू। तो यहाँ पर हम बायो को समझने के लिए ना हमेशा क्या करते हैं? डुग्गू से बात करते हैं। तो ये बेसिकली बेटा आपका एक फार्मर है। अभी ये क्या बना है? डुग्गू यहाँ पर फार्मर है, ठीक है। हमारे इंडियन फार्मर्स क्या करते हैं? धोती पहनते हैं, इसको भी धोती पहना देते हैं हम, ठीक है। बहुत ही मेहनती फार्मर है ये हमारा। अब डुग्गू क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ये आपको समझना है। देखो, सबसे पहले क्रॉप को ग्रो करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, ये आपको याद करनी है। बेसिक से स्टेप्स हैं। तो ये कौन है बेटा? से हाई टू डुग्गू। कैसा बना है जरा देखें। तो ये आपका फार्मर है डुग्गू, ठीक है। नाउ ये है बेटा इसकी फील्ड, ये है इसकी फील्ड, ये डुग्गू का लैंड है, यहां पर लिख दे। अब यहां पर डुग्गू कुछ भी ग्रो कर सकता है, डुग्गूज लैंड, ठीक है। अब देखो, डुग्गू के जो पापा हैं वो ओल्ड फार्मर हैं, वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं, डुग्गू के पापा भी हैं, ही इज वेरी ओल्ड, बट वो भी बेटा अपने टाइम पर क्या करते थे? खेती किया करते थे। वो भी अपने टाइम पर क्या किया करते थे? खेती किया करते थे, ठीक है। क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर डुग्गू और डुग्गू के डैड के ऊपर रहेगा। डुग्गू के डैड पुराने टाइप के फार्मर है और डुग्गू नया टाइप का फार्मर है।
डुगूज फादर, तो हम बोलेंगे डुगू के पिताजी, ठीक है। अब ये आपस में ना काफी बार कॉन्वर्जेशन करते हैं कि लैंड को कैसे ग्रो करना है, लैंड पर क्या क्या ग्रो करना है। सबसे पहले अच्छा डुगू ने एग्रीकल्चर करना सीखा किससे? ऑब्वियसली अपने पापा से। आप अपने सारी चीजें अपने घर वालों से ही सीखते हैं ना, हमारे अंदर जो वैल्यूज आई हैं या फिर घर का कोई बिजनेस है वो हम अपने पेरेंट्स से ही तो सीखते हैं। तो डुगू ने भी एग्रीकल्चर के सारे स्टेप्स किससे सीखे? अपने पापा से सीखे। सबसे पहले डुगू के पापा उसको कहते हैं कि बेटा कोई भी क्रॉप ग्रो करने से पहले सॉइल को जरूर तैयार करना होगा। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल को तैयार करने से क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि सॉइल जो होती है ना बहुत ही ऐसे बिल्कुल जमी हुई होती है। सॉइल बिल्कुल भी ऐसे जमी हुई नहीं होनी चाहिए। सॉइल में बड़े बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए, क्रम्बल्स बोलते हैं हम उसको। बड़े बड़े सॉइल के पीसेस नहीं होने चाहिए, बहुत ही खुरदुरी सी लैंड होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमेशा सॉइल को प्रिपेयर करना। तो आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी जिसमें लोग क्या करते हैं, हल चलाते हैं खेतों के अंदर। वो जो हल चलाए जाते हैं बेटा वो किस लिए चलाए जाते हैं? कि फील्ड के अंदर ना लाइन्स आ जाए। आप देखते हो ना ऐसे ऐसे लाइन्स आ जाती है फील्ड के अंदर, वो क्या है? दैट इज सॉइल प्रिपरेशन। की सॉइल के अंदर क्रम्बल्स नहीं रहने चाहिए, सॉइल के बड़े बड़े पीसेस नहीं रहने चाहिए। सॉइल बिल्कुल स्मूथ हो जाए, खुरदुरी हो जाए और बहुत ही पतली हो जाए, बहुत ही थिन सॉइल हो जाए। दूसरा स्टेप होता है दूसरा स्टेप होता है बेटा सोइंग ऑफ सीड्स। पहले सॉइल को प्रिपेयर करो, फिर सीड्स डाल दो। जो भी क्रॉप आपको ग्रो करनी है उसके सीड्स डाल दो। फिर थर्ड स्टेप क्या सीखा डुगू ने? सोइंग ऑफ सीड्स के बाद थर्ड स्टेप है पानी डालो, इरिगेशन। आपने भी कभी पौधा लगाया होगा तो आपने पहले सॉइल को तैयार किया होगा, उसके बाद आपने बीज डाला होगा और पानी डाला होगा। तो बेसिक 3 स्टेप तो वही है। उसके बाद आपको क्या करना है? फोर्थ स्टेप इज एडिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। खाद वर्ड सुना है आपने? खाद, तो वही हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली सॉइल जैसे हमें खाने के लिए आपको मम्मी क्या करती है, प्लेट में जबरदस्ती सैलेड काट कर देती है, दूध जबरदस्ती आपको पिलाया जाता है कि नहीं आपको पीना है, घी लगाया जाता है बटर के ऊपर ताकि आपकी बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आ सके, आपको एनर्जी मिल सके, आपको कभी कोई बीमारी ना हो। तो सेम तरीके से जब हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो वो भी तो हमारे बच्चों की तरह है, हमें उसका ध्यान रखना होगा। अब प्लांट्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं बेटा? सॉइल से लेते हैं। तो हमने सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डालेंगे ताकि प्लांट्स की हेल्थ में कोई कमी ना रह जाए। तो हम जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स लेते हैं वो हम सॉइल के अंदर डालते हैं ताकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाले हो सके। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करना यानी कि हम सॉइल के अंदर डाल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है लास्ट में पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स एक तरीके से केमिकल है। तो यार हम केमिकल क्यों डाल रहे हैं हमारी क्रॉप के अंदर? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स उस क्रॉप को अटैक करने की कोशिश करते हैं। अब हम इतनी मेहनत से क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, क्या हम इनको खाने देंगे? नहीं ना। तो हमें केमिकल का छिड़काव करना होता है ताकि हम फंगस, बैक्टीरिया और बहुत सारे इन इंसेक्ट्स के अटैक से हमारी क्रॉप को बचा सके। उसके बाद लास्ट में आता है पेस्टिसाइड्स डाल दो। फिर आ जाता है बेटा हार्वेस्टिंग, मतलब टाइम हो जाएगा उनका ग्रो करने का। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। आपने देखा होगा बहुत सारे फैमिली के लोग जो एग्रीकल्चर में होते हैं तो पूरी फैमिली लग जाती है बेटा हार्वेस्टिंग करने में, एंड बहुत सारे बंडल्स बनाए जाते हैं। अब उन बंडल्स को कहाँ लेकर जाएंगे? ऑब्वियसली गोडाउन्स में लेकर जाएंगे जहाँ पर हमें क्या करना होगा, उसका स्टोरेज करना होगा। तो यही सीख मिली है डुगू को उसके डैड से कि बेटा ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये डुगू का लैंड है जो कि उसने अपने पिताजी से इनहेरिट किया है, विरासत में मिला है, और वो सारी चीजें सीख रहा है अपने डैड से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। अब इसमें क्या होता है इसको रीड करेंगे बेटा मेरे साथ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स फॉर फूड प्रोडक्शन। सबसे पहला सॉइल है। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप। क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है सॉइल को? ताकि हम अच्छे से क्या कर सके? बीज डाल सके। दिस इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेसेस एंड टूल्स। अब इसको करने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं जो हमें पढ़ने हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब ये करने से पहले मैं आपको कुछ, ये जो पिक्चर्स है ना ये मैं आपको अच्छे से दिखाने वाली हूँ। पहले थोड़ा सा पढ़ लो, फिर मैं आपको ये मूविंग पिक्चर्स दिखाती हूँ। देखो क्या है सबसे पहला स्टेप, टिलिंग और प्लोइंग। यानी कि जो आप सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसी में हमें बोलते हैं, उसी के 2 स्टेप्स हैं, सॉइल को लूज करना या फिर टिलिंग भी बोलते हैं। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे? सॉइल को लूज करो, एंड द प्रोसेस इज नोन एज लूजनिंग ऑफ सॉइल या फिर टिलिंग ऑफ सॉइल।
ठीक है, अब किसके बीच में बात हो रही है? डुग्गू और उसके पापा के बीच में बात हो रही है। तो डुग्गू के पापा कहते हैं कि ना हम तो अपने ज़माने में प्लो का इस्तेमाल किया करते थे सॉइल को लूज करने के लिए। वहीं पर डुग्गू आज के ज़माने का है, उसको टेक्नोलॉजी का पता है, उसको पता है कि इतनी मेहनत मैनुअली इतना काम करने की बजाय हम अच्छी खासी मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मेहनत बचा सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। तो डुग्गू के पापा क्या कहते हैं कि हम तो बेटा इस तरीके से प्लो का इस्तेमाल करते थे। ये किसका डायग्राम है? प्लो का है। प्लो एक तरीके का ट्रेडिशनल टूल है। ट्रेडिशनल टूल मतलब ओल्ड टूल, पुराना टूल, ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल वर्ड जब भी मैं बोलूं यानी कि पुराना। जबकि ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर डुग्गू का आइडिया है। वो कहता है देखो पापा एक बात सुनो, हमें सॉइल को लूज ही तो करना है। अगर हम प्लो को मैनुअली लेकर जाएंगे तो हमें कितना टाइम लग जाएगा पूरी फील्ड के अंदर। अच्छा मैनुअली नहीं करना है, हम किसी बुल या काऊ का इस्तेमाल करें तो भी टाइम तो लगेगा, हमें भी इनके साथ साथ चलना पड़ेगा, इन जानवरों की भी बहुत मेहनत लगी। तो हम क्यों ना ऐसे कल्टीवेटर का इस्तेमाल करें। हम एक ट्रैक्टर ले लेते हैं, पीछे कल्टीवेटर लगा देते हैं। अब ये कल्टीवेटर बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा, काम जल्दी होगा और हमारी उतनी मेहनत नहीं लगेगी। सो दिस वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन डुग्गू एंड डुग्गूज डैड। तो डुग्गू जो है वो मॉडर्न तरीके बता रहा है और डुग्गू के डैड ओल्ड तरीके बता रहे हैं। तो डुग्गू के डैड ने बोला हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लो का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज प्लो। बट व्हाट इज द मॉडर्न मेथड? कल्टीवेटर। नाउ लेट्स हैव अ लुक हाउ दिस वर्क्स। See, ये देखो बेटा, सो बेसिकली दिस इज द ओल्ड मेथड, दिस इज हाउ प्लो वर्क्स। अब आप देख रहे हो सॉइल में जो बड़े बड़े पीसेस हैं, एम क्या है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना। तो ये जो काउस के पीछे लगाया गया है ये क्या है? प्लो है। प्लो से क्या होगा? सॉइल के बीच में ऐसे लाइन बन जाएगी। अब सॉइल के बीच में ऐसी लाइन बन जाएगी और हम इसके अंदर क्या डाल सकते हैं? सीड्स डाल सकते हैं। बट डुग्गू क्या कहता है कि पापा हमें मॉडर्न मेथड यूज करना चाहिए। ये हमारे पास पूरा का पूरा एरिया है, इसमें हम पीछे क्या लगाएंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर से पूरे लैंड के अंदर स्पेसेस हो जाएंगे और जल्दी से काम हो जाएगा। तो दिस इज ट्रेडिशनल मेथड, दिस इज मॉडर्न मेथड। ठीक है, और देखो ये आपने देखा प्लो, एंड दिस इज हाउ रियली द कल्टीवेटर वर्क्स। ये कल्टीवेटर इस तरीके से काम करता है। तो सॉइल हो जाएगी अच्छे से तैयार हमारी, है ना? तो समझ रहे हो आप? अब हम इस पे फिर से आएंगे। अब हम वापस जाते हैं हमारे नोट पर। यहां पर देखो प्लो होता क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लो के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, इसकी सारी लेबलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। तो प्लो एक तरीके का डिवाइस है या टूल है जो कि फार्मर्स यूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं बेटा? देखो टिलिंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए तो वो यूज करते ही करते हैं, साथ ही दे यूज इट फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स ऑल्सो। देखो फर्टिलाइजर्स आर बेसिकली केमिकल्स जो कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे। जैसे प्लांट्स को फेवरेट फूड होता है प्लांट्स का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बड़ा पसंद है इनको। तो हम क्या करेंगे? इनकी पसंद को पूरा करेंगे ताकि इनको न्यूट्रिएंट की कोई कमी ना आए। तो हम मार्केट से लेकर आएंगे नाइट्रोजन केमिकल और वो हम फील्ड के अंदर डालेंगे। फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, इस तरीके से हम केमिकल्स खरीदते हैं और फील्ड के अंदर डालते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। अगर हमें फर्टिलाइजर ऐड करना है तो भी हम चाहेंगे ना वो सॉइल के नीचे जाए, तो हम पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे प्लो की हेल्प से और फिर फर्टिलाइजर्स डालेंगे। हो गया प्लो का मल्टीपल यूज। आगे आ जाओ। इट इज यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग वीड्स ऑल्सो। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। आप देखते हो ना कहीं भी कुछ भी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं कभी कभी, those are known as weeds। अब कोई फार्मर बहुत ही मेहनत कर रहा है अपनी सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, मान लो उसको मस्टर्ड ग्रो करना है। डुग्गू की बात कर लेते हैं, डुग्गू चाहता है मस्टर्ड ग्रो करे, बट
सॉइल के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स। अब वो प्लांट्स बेकार क्यों हैं? क्योंकि सॉइल के अंदर जो हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड करे हैं वो तो ये वाले प्लांट्स ले लेंगे, हमें तो मस्टर्ड ग्रो करना है और वो जगह भी तो लेंगे ना सॉइल के अंदर, वो स्पेस के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, न्यूट्रिएंट्स ऑक्यूपाई करेंगे, तो डुगू का तो लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम वीड्स को ग्रो नहीं करने देते। क्या तरीका है वीड्स को रिमूव करने का? पुराने जमाने के लोग प्लो का इस्तेमाल करते हैं। ये प्लो टूल आप देख रहे हो, इससे कुछ भी अगर सॉइल के अंदर डीप गया हुआ है तो आसानी से उसको निकाला जा सकता है। ठीक है। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, वही सॉइल को पतला करना, उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े पत्थर के पीसेस है उसको ब्रेक कर देना, इन सारे काम के लिए प्लो का इस्तेमाल होता है। दिस इज हाउ द डायग्राम लुक्स लाइक। ऐसा होता है प्लो। अब इसका है ना एक बार लेबलिंग देखो, ये अगर आपको पिक्चर दिख रही है, हाँ दिख रही है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये वाला एरिया हम सॉइल के अंदर डालते हैं, इसको हम बोलते हैं हैंडल। ठीक है। और ये क्या होता है, प्लो शेयर। ये जो वुड से बना हुआ है दिस इज प्लो शेयर बेसिक। ठीक है, ये लिखा हुआ प्लो शेयर। उसके बाद जो आपको लंबी सी डंडी दिख रही है दिस इज नोन एज प्लो शाफ्ट। और यहाँ ऊपर की तरफ जो आपको लोहे से बना हुआ दिख रहा है दैट इज नोन एज हैंडल। इसको क्या बोलेंगे, ऊपर सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा, इसको हैंडल बोलेंगे। और ये क्या है ऊपर की तरफ, बीम। आप इस बीम से खींचते हो इस प्लो को, या फिर अगर एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसी बीम से अटैच किया जाता है एनिमल की बैक से। ये जो लंबी सी डंडी है इसको क्या बोल सकते हैं, प्लो शाफ्ट बोल सकते हैं। और आगे वुडन का जो प्लैंक लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लो शेयर। और ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है। अब देखो, लेट्स रीड इट। द प्लो शेयर is the triangular iron strip. ओके बेटा, दिस इज मेड अप ऑफ आयरन। ये पुराने जमाने में कुछ एरियाज में वुड से बनी हुई भी होती है। ये वाला जो प्लो शेयर है ना, ये आयरन का भी हो सकता है और वुड का भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्लो शेयर जो है वो किससे बना हुआ है, आयरन की स्ट्रिप से बना हुआ है। ठीक है। प्लो शाफ्ट क्या होता है, ये मेन पार्ट है प्लो का विच इज मेड यूजिंग अ लॉग ऑफ वुड। ये लकड़ी के एक पीस से बनाया जाता है, बेसिकली लॉन्ग है, दिस इज नोन एज प्लो शाफ्ट। द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट हैज अ हैंडल। यू सी हियर, यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है बेसिकली। तो डायग्राम को डिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने, नथिंग मेजर, डायग्राम इज डिस्क्राइब्ड ओनली। समझे? नाउ एक एंड पे हैंडल है और दूसरे एंड पर बीम लगी हुई है विच इज प्लेस्ड इन द बुल्स नेक। इसी को हम किस पे प्लेस करते हैं, बुल के नेक पर या बुल के बैक पर प्लेस करते हैं। अ वुडन ट्रेडिशनल प्लो कैन बी ऑपरेटेड बाय अ पेयर ऑफ ऑक्स एंड अ मैन। जो वुड से बना हुआ प्लो है पुराने जमाने वाला, उसको हम या तो ऑक्स की हेल्प से, बुल की हेल्प से यूज करा सकते हैं, या फिर मैन खुद भी इसको यूज कर सकते हैं। देन नाउडेज दीज वुडन प्लोज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज। अब आज के टाइम पर हमें अगर ये प्लो, ये जो आपको दिख रहा है ये वुड से बना हुआ है, आज के ज़माने में हम ये नए ज़माने वाला प्लो यूज़ कर सकते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन। दिस इज़ नॉट ट्रेडिशनल वन, दिस इज़ मॉडर्न वन। ये आयरन से बना हुआ प्लो है बेटा। ठीक है, समझ आया? चलो आगे देखो। नेक्स्ट टूल जिसके बारे में डुगू के पापा ने उनको बताया वो था हो, HOE। नाउ अ हो इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू डिग अप सॉइल। अब इसमें क्या होता है, सॉइल के अंदर अगर गड्ढा करना है ना हमें, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो सबने देखा होगा, है ना? सॉइल के अंदर अगर गड्ढा करना है, हमें बहुत बड़ा पिट बनाना है, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हमें वीड्स को रिमूव करना है, वीड्स आपको पता है अनवांटेड प्लांट्स जो सॉइल के अंदर ग्रो कर जाते हैं। एंड ऑल्सो लूजन अप द सॉइल बिफोर प्लांटिंग अ सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब क्या होता है, पौधा। तो अगर आपको पौधा लगाना है या अगर सीड्स को भी सो करना है, उससे पहले सॉइल को लूज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हो का इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है ये। सी, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हो का। ये कितने खुशी खुशी सॉइल को प्रिपेयर कर रही है ना। सो शी इज बेसिकली यूजिंग हो। ये भी पुराने जमाने का टूल है, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दिस इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ टिलिंग द सॉइल। इट वाज सजेस्टेड बाय डुगू। डुगू के पापा क्या यूज करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, प्लो, हो, ये पुराने मेथड से टिलिंग के। मॉडर्न मेथड में क्या आ जाता है, कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर क्या होता है, देखो ये शार्प ब्लेड से बना हुआ है लाइक दिस।
इसको यूज करने के लिए हमें ट्रक या ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर की बेसिकली इस तरीके से, और इसके पीछे हमें पूरा कल्टीवेटर लगा देते हैं एंड देन वो पूरी सॉइल को रेडी कर देता है। अ कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प्स इन लूजनिंग सॉइल। कल्टीवेटर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लोज सिंस दे आर फास्टर। ये एक मॉडर्न मेथड है तो ऑब्वियसली हम इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना बच्चा। चलो आगे देखो, सेकेंड स्टेप, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप इन फार्मिंग? सेकेंड स्टेप इज सोइंग। सोइंग का मैंने आपको मतलब बताया था, सीड्स को बोना। तो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। सीड्स को सॉइल में डालना इज नोन एज सोइंग। The seeds are sowed in the soil that is loosened by a cultivator or plow। भाई पहले तो आप सॉइल को रेडी करोगे जो कि कल्टीवेटर या प्लो का इस्तेमाल करके, कोई भी मेथड, या तो मॉडर्न या ट्रेडिशनल मेथड आप यूज करके सॉइल को रेडी करते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप करते हो सोइंग ऑफ सीड्स। तो इसकी भी बहुत अच्छी सी GIF है मेरे पास, लेट मी शो यू। अब आप पहले इसको देखना, ये बड़े ही मस्त तरीके से सारे सीड्स को डाल रहे हैं। ध्यान से सॉइल को देख रहे हो, सॉइल के बीच में जो लाइंस बनी हुई है यानी कि दिस इज कल्टीवेटेड सॉइल ऑलरेडी, है ना। अब इसके अंदर क्या डाले इन्होंने? सीड्स डाले। ये तो बहुत जल्दी पूरी की पूरी सॉइल को, क्रॉप को ग्रो करता हुआ दिखा देगा। पानी दे दिया, फिर उसके बाद इनके फ्रूट्स ग्रो कर गए, टोमेटोज ग्रो कर गए इनके। अच्छा, अब सीड्स को डाले कैसे? What are the different methods of adding seeds to the soil? एक तो इन्होंने क्या किया, ऐसे बारिश कर दी सीड्स की, सीड्स उठाए और ऐसे ऐसे फील्ड के अंदर डाल दिए। ये जो मेथड है इसको मैनुअल मेथड बोलते हैं, कि हमने खुद मैनुअली सीड्स को ऐड किया सॉइल के अंदर। बट क्या ये सही तरीका है? देखो, इनके तो बहुत अच्छे क्रॉप्स ग्रो कर गए, बट हमारे फार्मर्स के ग्रो नहीं कर पाएंगे। कहीं पर बहुत ज़्यादा सीड्स ग्रो कर जाएंगे, कहीं पर सीड्स बहुत कम रह जाएंगे। तो ये एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ये ओल्ड मेथड है जिसको हम मैनुअल मेथड बोलते हैं। तो फिर नया मेथड क्या है जो कि डुगू लेकर आया है? दैट इज सीड ड्रिल। इसको ध्यान से देखना, इसमें ये एक मशीन है, इसका नाम मैं आपको भी बताऊंगी, सीड ड्रिल बोलते हैं इसको। इसमें सीड्स को कलेक्ट किया जाता है, उसके अंदर से ऐसे छोटे छोटे पाइप्स जा रहे होते हैं, वो बराबर अमाउंट में ऐसे सीड्स को बिखेरता चला जाता है ऐसे कल्टीवेटेड लैंड के ऊपर। अब समझ में आया? चलो इसको देखते हैं अब हम नोट पे। हाँ जी, सो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। दिस वाज अ मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड यानी कि आपने हैंड से सीड को पिक किया और फील्ड के अंदर थ्रो कर दिया। एंड दिस इज द मशीन नोन एज सीड ड्रिल। बेसिकली सीड ड्रिल इज द मॉडर्न मेथड। सीड ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा एक पूरा सा ऐसा मशीन बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स को कलेक्ट किया, फिर उसमें से पतली पतली ट्यूब्स जा रही हैं, वो ट्यूब्स ऐसे बराबर बराबर सीड्स को सॉइल के अंदर डालती रहती है। तो दिस इज द मॉडर्न मेथड। सीड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। नाउ इफ यू हैव टू चेक द क्वालिटी ऑफ सीड्स, कौन सी सीड बढ़िया है, कौन सी सीड बेकार है। अगर आपने कभी मम्मी को घर पे दाल या राजमा छोले बनाते हुए देखा होगा तो मम्मी पहले उसको पानी में सोक करती हैं। फिर आपने एक स्टेप और देखा होगा कि कुछ सीड्स तो बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे सीड्स नीचे बैठ जाते होंगे, बट 4-5 सीड्स के दाने ना पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते होंगे, और मम्मी क्या करती होंगी, उनको पकड़ के बाहर फेंक देती होंगी। यानी कि वो पुअर क्वालिटी के सीड्स थे। जो पुअर क्वालिटी के सीड्स होते हैं ना, वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, और गुड क्वालिटी वाले सीड्स सिंक कर जाते हैं, पानी के नीचे बैठ जाते हैं। तो अगर आपको भी किसी सीड की क्वालिटी का पता लगाना है कि अच्छी क्वालिटी है या बेकार क्वालिटी है, तो उसको पानी में डालकर देख लो। अगर वो सिंक कर गया तो इट इज ऑफ गुड क्वालिटी। अगर वो फ्लोट कर रहा है यानी कि उसके अंदर, वो अंदर से खाली है, खोखला है, एंड वो फ्लोट करने लग जाएगा। द क्वालिटी ऑफ सीड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्रॉप यील्ड। बट आप डुगू और डुगू के फादर की नजर से देखो, उनको तो सीड की क्वालिटी पर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है ना उनके लिए। अगर सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो उनकी क्रॉप्स अच्छी ग्रो करेंगी, वैरायटी भी अच्छी होगी। अगर सीड्स की क्वालिटी खराब होगी तो कितना ही सॉइल को प्रिपेयर कर ले, कितना ही पानी डाल ले, उनका तो नुकसान ही होगा। सो इसीलिए क्वालिटी ऑफ सीड्स इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक फार्मर को गुड क्वालिटी के सीड्स कलेक्ट करने चाहिए। कैसे पता लगा सकते हैं? by adding seeds in water, right? Then the dead and damaged seeds become hollow. hollow मतलब क्या होता है? अंदर से खाली, क्योंकि अंदर से खाली होते हैं ना, तो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। और जो गुड सीड्स होंगे दैट विल सिंक इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर डूब जाएंगे। समझे? नाउ ट्रेडिशनल टूल्स, यानी कि डुगू के पापा के टूल्स। बिफोर द एडवेंट, एडवेंट मतलब आगमन, बिफोर द
आगमन, आगमन मतलब ये मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड्स नहीं आए थे, उससे पहले सारे ट्रेडिशनल मेथड्स यूज हो रहे थे. सो बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी, ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज्ड बाय फार्मर्स. फॉर एग्जाम्पल प्लो, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात करी है. प्लो में हैंडल होता है, प्लो शाफ्ट होता है, प्लो शेयर होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी. देन देयर आर शोवल्स या शावल्स, ये होते हैं बेटा शावल्स. वही है, मिट्टी को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह रखना, दिस इज द वर्क ऑफ शावल्स. देन देयर आर स्काइट्स. स्काइट्स, व्हाट आर स्काइट्स? स्काइट्स में ना ये बिल्कुल ऐसे शावल जैसा ही होता है, लाइक दिस, ठीक है, बट ये आगे से ऐसे शार्प होता है, जैसे आप फॉक नूडल्स जिससे खाते हो, फॉक से खाते हो ना, तो ये आगे से इस तरीके से शार्प होता है, इसको हम स्काइट बोलते हैं. इसका काम क्या है? अगर जैसे यहाँ पर इनको ये लैंड खाली करना होगा, अनवांटेड यहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर गए, ये नहीं चाहते हैं फार्मर की ग्रो करे, तो इनको सॉइल से रिमूव करना है, तो इनको रूट से पकड़ के बाहर निकालना होगा ना, या तो आप हैंड से पिक करो या फिर आप स्काइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो. स्काइट्स जल्दी से अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर देगा फील्ड से. फिर है पिक एक्सेस. दिस इज पिकैक्स लाइक दिस, ठीक है, ये भी इसी में काम आता है, सॉइल के अंदर गड्ढा करना है या फिर किसी प्लांट को रिमूव करना है. सो दीज आर ऑल ट्रेडिशनल मेथड्स व्हिच आर यूज्ड बाय डुबूस फादर. शावल आपने देख लिया, स्काइट्स आपने देख लिया, पिकैक्सेस आपने देख लिया, दिस इज हाउ इट वर्क्स. देन नेक्स्ट आर अदर ट्रेडिशनल टूल्स. द ट्रेडिशनल टूल यूज्ड टू सो द सीड्स. अभी तो आपने देखा कि सॉइल को प्रिपेयर करना है और सारे सामान को बाहर निकालना है. फिर उसके बाद अगर हमें सीड्स को डालना है फील्ड के अंदर, तो भी एक तो मैनुअल तरीका था, एक और ट्रेडिशनल टूल, ट्रेडिशनल यानी कि पुराने टाइम का टूल आ गया था. ये देखो, ये ट्रेडिशनल टूल है, ये सीड ड्रिल नहीं है, उसी का पुराना वर्जन है. अब ये एक फनल है, बेसिकली एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ना बहुत सारे सीड्स डाल देते थे फार्मर्स, ठीक है. अब वो क्या करेगा, ये सीड्स जाकर 2-3 ट्यूब्स में नीचे डिवाइड हो जाएंगे, एक ट्यूब आगे की तरफ, एक ट्यूब पीछे की तरफ. अब यहां से इसको बाहर निकालो और सॉइल के अंदर जो सीड्स हैं वो नीचे नीचे चले जाएंगे. कितनी मेहनत का काम है, पहले आपको सॉइल के अंदर इसको डालना है, फिर इसके अंदर सीड्स डालने हैं, फिर निकालो, फिर आगे रखो, फिर डालो, तो बड़ा मेहनत का काम था. बट उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फार्मर्स इतनी मेहनत करके ही एग्रीकल्चर किया करते थे. द एंड्स विल पियर्स, पियर्स मतलब किसी चीज को पार कर लेना, कान में छेद कर आते हैं ना, उसी को पियर्स बोलते हैं. तो सॉइल को चीरता हुआ सीड निकल जाता था एंड हम इसकी हेल्प से सीड्स को सो कर देते थे. आगे बढ़ते, सीड ड्रिल, ये तो मॉडर्न मेथड है. ये कौन लेकर आया? डुग्गू लेकर आया. उसने बोला पापा जी अब आज के टाइम पर हमें पुराने मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, हम यूज कर सकते हैं सीड ड्रिल. दिस इज हाउ द सीड ड्रिल लुक्स. यहाँ पर एक टैंक होगा, उसके अंदर सीड्स को भर दिया जाएगा. फिर जब जैसे ये मूव करेगा ना, तो धीरे धीरे सीड्स यहाँ से निकल निकल के लाइन बाय लाइन एंटर करते जाएंगे सॉइल की लाइंस के अंदर. Seed drills are used for sowing with the help of tractors. It ensures that seeds are sown uniformly. Uniformly समझते हो ना, एक समान. ऐसा नहीं है यहाँ पर 4 सीड्स पड़े हैं, वहां पर 1-2 सीड्स पड़े हुए. सीड्स अगर अच्छे से प्लेस्ड नहीं होंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. एक के ऊपर एक सीड रखा हुआ है, नीचे वाला सीड ग्रो करना चाहता है, अब वो बेचारा कैसे ग्रो करेगा, ठीक है. या फिर मान लो आपने ना बहुत ही सॉइल के ऊपर ऊपर सारे सीड्स डाल दिए, बिल्कुल नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बर्ड्स आएंगे, उनको दिखेगा अरे ये तो पार्टी हो रही है, और सारे सीड्स को उठाकर ले जाएंगी. अगर आपने बहुत डीप लेयर्स में सॉइल के सीड्स को डाल दिया तो उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो वो बेचारे मर जाएंगे. तो आपको एक एक्यूरेट डेप्थ पर, जो बिल्कुल सही डेप्थ होगी, डेप्थ मतलब गहराई, सही डेप्थ पर सीड्स को डालना होता है. इट एंश्योर्स सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली, सही यूनिफॉर्मली मतलब सेम अमाउंट में हर जगह, एट अ पर्टिकुलर डेप्थ एंड कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग. समझ गए? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज नर्सरी. दिस इज नॉट अ नर्सरी क्लास, तुमने भी कभी नर्सरी करी होगी, बट यहाँ पर जो नर्सरी की बात हो रही है ना बेटा, वो क्या है? अ नर्सरी इज अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर. यहाँ पर ना छोटे छोटे पौधे हम ग्रो कर लेते हैं, फिर इन पौधों को हम मार्केट में भेज देते हैं और ये बड़े प्लांट में चेंज हो जाते हैं. सो अ नर्सरी इज अ प्लेस जहाँ पर यंग प्लांट्स और ट्रीज के छोटे छोटे पौधे हम बना देते हैं एंड फिर हम इसको कहीं और प्लांट कर देते हैं. नर्सरी एक्ट्स एज रिपोजिटरी ऑफ सैपलिंग्स. सैपलिंग मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पौधा. यानी कि अगर आपको भी अपने घर में कोई प्लांट लगाना है तो आप उसके सीड लाने की बजाय छोटा सा प्लांटलेट ले आओ.
अब इससे फायदा क्या होगा कि आपकी मेहनत बहुत बच जाएगी, सीड को इस पौधे में बदलने में बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर आप छोटा सा पौधा लगाओगे तो सिर्फ इसको ग्रो करना है। इसके जो जर्मिनेशन वाले स्टेप्स हैं वो हो चुके हैं। व्हाट इज जर्मिनेशन? जब एक सीड एक छोटे से पौधे में चेंज होता है ना बेटा, इसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। ये बहुत ही मुश्किल वक्त होता है एक सीड को ग्रो करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले देखो ये सीड जो है वो छोटी छोटी रूट और शूट ग्रो करेगा, उसके बाद ये पौधे में चेंज होगा। ये थोड़ा लंबा टाइम होता है, ये डिफिकल्ट टाइम होता है एक सीड को ग्रो करने के लिए। तो अगर आपको इन दोनों में से चूज करना है अपने घर में कौन सा प्लांट लगाओगे, तो एक पौधा लेकर आना, ठीक है, वो जल्दी ग्रो कर जाएगा। नर्सरी की डेफिनेशन क्लियर हो गई, जहां पर आपको पौधे मिलते हैं। लो वही टॉपिक आ गया जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि एक सीड जब एक छोटे से पौधे में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ सीड हैपेंस व्हेन द सीड इज सोन इन द लैंड एंड वाटर। जर्मिनेशन कब होगा? जब आपने एक सीड लिया, इसको सॉइल के अंदर डाला और इसके अंदर आपने क्या डाला? पानी डाला। इसके अंदर आपने क्या डाला? पानी डाला। A plant starts to emerge from the seed and starts to grow। तो क्या होता है बेटा, सीड के पार्ट्स देखो, सीड की जो आउटर कवरिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। देखो ये बेचारा एक सीड है, जब तक इसके पास लीफ नहीं आएगी तब तक ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो सीड को सबसे पहले तो हमें देनी होगी प्रोटेक्शन, इसको खुद ही बड़ा होना है, इसके मम्मी पापा नहीं है इसके आसपास, इसको खुद ही ग्रो करना है। तो सबसे पहले इसके पास बाहर क्या होगा? प्रोटेक्शन के लिए सीड कोट, जो कि बहुत हार्ड होता है। आपने सारे सीड्स को देखा, उनकी बाहर की जो लेयर होती है हार्ड होती है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। उसके अंदर जो सारा व्हाइट व्हाइट सामान पड़ा हुआ होता है ना सीड के अंदर, इसको हम बोलते हैं कॉटिलिडन। कॉटिलिडन। अब देखो बेटा, ये बेचारा सीड, नन्ना मुन्ना सा आपका सीड है, ये खुद खाना तो बना नहीं सकता है, इट इज जस्ट अ बेबी, है ना, छोटा सा प्यारा सा बेबी है। तो इसके अंदर जो कॉटिलिडन पड़ा है, ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जब तक ये इस पौधे में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसको फूड प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट सेव्ड है। अब इसको बड़े होने के लिए न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो वो इसको कॉटिलिडन से मिलेगी। कॉटिलिडन क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एक सीड को, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द सीड, ठीक है। सीड कोट हो गया, कॉटिलिडन हो गया। अब स्लोली यू विल सी, जब आप इसको पानी दोगे तो ये सीड कोट काफी सॉफ्ट होने लग जाएगा, और यहां से एक छोटी सी रूट और छोटी सी शूट ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगी, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल प्लांटलेट या सैपलिंग लाइक दिस। इसको हम क्या बोलेंगे? सैपलिंग बोलेंगे। एक छोटा सा पौधा आपका तैयार हो जाएगा, फिर ये पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड। डन। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखो हमने क्या क्या स्टेप्स कर लिए थे, डुग्गू के पापा से हमने जो सीखा, हमने और डुग्गू ने सीखा कि सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर ली, we have done preparation of soil. Then second was we have done sowing of seeds, ठीक है। Then irrigation, फिर हमें इरिगेशन करना है, और फिर हमें ऐड करने हैं बेटा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो अभी हम क्या क्या कर चुके हैं? फर्टिलाइजर्स। अभी हम क्या क्या कर चुके हैं? सॉइल को प्रिपेयर कर चुके हैं। सोइंग ऑफ सीड्स के हमने पुराने और नए तरीके भी देखे। उसके बाद बेटा इरिगेशन करना है हमें, इरिगेशन मैं आपको पहले कराऊंगी, उसके बाद हम करेंगे एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो देखो बेटा, इरिगेशन और मैन्योर और फर्टिलाइजर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी मैं आपको इनकी डेफिनेशन दे रही हूँ इस लेक्चर में, क्योंकि हमें पार्ट्स में ये लेक्चर खत्म करना है, एक बार में तो करना नहीं है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? एडिंग वाटर टू फील्ड। अब जैसे आपने देखा कि सीड जो है वो बेचारा एक छोटे से प्लांट में कब चेंज होगा बेटा? जब उसको पानी मिलेगा। उसके बाहर एक बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। अगर सीड को वहां से बाहर निकलना है, एक रूट और शूट ग्रो करनी है, तो उसको सीड कोट को पतला करना होगा ताकि आसानी से रूट और शूट बाहर निकल सके। अब वो जो सीड कोट जो इतना हार्ड है वो सॉफ्ट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो पहले हम क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं। अब वाटर ऐड करने के भी कुछ पुराने तरीके हैं और कुछ नए तरीके हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
फिर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होता है? मैन्योर्स का मतलब होता है खाद, फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है केमिकल्स। तो हम फील्ड के अंदर जो खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, वो क्या होता है? दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आपका ये मैन्योर का डेफिनेशन देखो एक बार। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉइल के अंदर ऐड किए जाएंगे ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। बंजर जमीन समझते हो, जो डेड हो गई है, तो उसी का अपोजिट एक बहुत ही हेल्दी सॉइल जहां पे अच्छे से प्लांट्स की ग्रोथ होगी, दैट इज नोन एज फर्टाइल सॉइल। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स सॉइल को हेल्दी रखते हैं, फर्टाइल रखते हैं कि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स और अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर जाए। मैन्योर्स आर मेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड फर्टिलाइजर्स आर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। मैन्योर एक बिल्कुल नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि ये हमें काउ डंग, एनिमल वेस्ट से मिलता है, इसमें हम कोई भी केमिकल ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, वहीं पर फर्टिलाइजर्स कंप्लीटली केमिकल्स हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देनी है सॉइल के अंदर, तो हम मार्केट से न्यूट्रिएंट्स को लेकर आएंगे और फिर हम डाल देंगे। कौन से 3 मेन फर्टिलाइजर्स होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। डोंट वरी, इरिगेशन से आगे के जो हम स्टेप्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से करेंगे। अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जिसको आपको ही आंसर करना है बच्चा, आप ही अच्छे से सोचोगे और फिर आंसर करोगे। Which of the following is a branch of agriculture that deals with the cultivation of fruits, vegetables and ornamental plants? Ornamental plants यानी कि डेकोरेशन वाले प्लांट्स। तो इसमें से कौन सी ब्रांच है एग्रीकल्चर की? इसकी हमने डेफिनेशन भी देखी थी, जो कि ये सारी चीजें ग्रो कराने में हेल्प करती है, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी और डेकोरेशन वाले प्लांट्स भी। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, हॉर्टिकल्चर। क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में सिर्फ और सिर्फ बेटा फ्लावर्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। एंड एपीकल्चर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जब हम हनी को कल्टीवेट कराए, हनी प्रोडक्शन के लिए जब हम करते हैं, दैट इज नोन एज एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खारिफ क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग विच सीजन? खारिफ क्रॉप्स को हम कौन से सीजन में ग्रो करते हैं? मतलब सीड्स को सो करना है बेसिकली। तो खारिफ क्रॉप्स आर रेनी सीजन वाले क्रॉप्स। अब मैंने आपको क्या बताया था, बारिशें आपके समर ब्रेक के बाद स्टार्ट होती है, यानी कि जुलाई में। तो यहाँ पर उन्होंने यही पूछा है, खारिफ क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग विच सीजन, यानी कि बारिश वाले सीजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉनसून बोलते हैं। विंटर सीजन वाले राबी क्रॉप्स है और समर सीजन वाले कौन से हैं? जेड क्रॉप्स। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मॉनसून सीजन वाले क्रॉप्स। समझ गए? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ प्लोइंग इज टू डैश। जो मेन काम है प्लोइंग का वो क्या है? प्लोइंग का मतलब क्या होता है? जब हम सॉइल को काफी ज्यादा लूज करें, दैट इज नोन एज प्लोइंग। अब प्लोइंग का मेन पर्पस क्या है? इरिगेट द फील्ड। इरिगेशन से आया यानी कि पानी डालना, ये तो नहीं होगा। रिमूव वीड्स, ये भी मेन पर्पस तो नहीं है प्लो का। प्लो का हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं वीड्स को रिमूव करने में, बट क्या ये मेन मकसद है प्लो का? नहीं। लेवल द फील्ड, प्रिपेयर द सॉइल फॉर सोइंग। लेवल द फील्ड मतलब अगर सॉइल ऐसे खुरदुरी सी है तो उसको एक समान कर दो, ये भी नहीं है इसका काम। राइट आंसर विल बी प्रिपेयर द सॉइल फॉर सोइंग। सीड्स डालने के लिए जो हम लाइन बनाते हैं ना सॉइल के अंदर, दैट इज नोन एज प्लोइंग बेसिकली। सो ऑप्शन डी इज राइट, प्रिपेयर द सॉइल फॉर सोइंग। समझ आ गया ये वाला? आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप? इनमें से कौन सी है जो कि विंटर सीजन वाली क्रॉप है? एग्जाम्पल देखो, राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट। सो बेटा व्हीट बताया था मैंने, रोटी के साथ क्या खाया? आलू मटर। मटर भी किसका एग्जाम्पल है? राबी क्रॉप का। उसके बाद हमने सरसों का तेल में बनाई होगी सब्जी, यानी कि मस्टर्ड। एंड देन these are the examples of rabi crops. Is that clear? Wheat is the example of rabi crop. याद हो जाएगा? आगे बढ़े। नेक्स्ट, what is the main purpose of a cultivator? Cultivator याद है? Modern method of plowing. Modern method of plowing suggested by Duggu. है ना? So planting seeds के लिए, सीड्स को डालने के लिए, ब्रेकिंग अप सॉइल क्लम्प्स। क्लम्प्स क्या होते हैं? सॉइल के बड़े बड़े पीसेस, उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना कल्टीवेटर का काम है। क्रॉप हार्वेस्ट करना, अभी तो सॉइल रेडी ही नहीं हुई है, क्रॉप रेडी ही नहीं हुई है, तो हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? कल्टीवेटर का ये भी काम नहीं होता। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, ये भी नहीं होगा। सो राइट आंसर विल बी ब्रेकिंग अप सॉइल क्लम्प्स।
यही होता है प्लोइंग का मतलब। अब कल्टीवेटर मॉडर्न मेथड है और प्लो एक ओल्ड मेथड था ये काम करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स, नो। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, अगेन रॉन्ग। अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, अगेन रॉन्ग। ब्रेकिंग एंड टर्निंग द सॉइल, दिस इज राइट। टर्निंग द सॉइल लूज, breaking and turning the soil loose, this is the complete answer, है ना। Do you agree? All the options, all the questions are very easy and can be done by you easily, I hope. अब आती है होमवर्क की बारी। अरे यार होमवर्क क्यों दे रहे हो मैम, बट होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। रीड फ्रॉम बुक, रीड till the topic taught from your book। जितना टॉपिक करा दिया ना वो आपको आपकी बुक में से पढ़ना है, बस इतनी सी खुद पर मेहरबानी कर लेना, इतना छोटा सा काम कर लेना बस, ठीक है। और ज्यादा आपको कुछ नहीं करवा रही हूं मैं। एक बार समरी ले लेते कि हमने क्या समझा। सबसे पहले हमने देखा भाई एग्रीकल्चर क्या होता है और उसकी ब्रांच हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब है। उसके बाद हमने पढ़ा क्रॉप्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स की डेफिनेशन देखी एंड वी आल्सो स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेसिकली अलोंग विद एग्जांपल्स। फिर हमने क्या देखा, स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको बताए थे डुगू और डुगू के पापा के स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, या फिर स्टेप्स ऑफ कल्टीवेशन और ग्रोइंग क्रॉप्स। उसके बाद हमने कौन से स्टेप सीखे, फर्स्ट स्टेप हमने देखा, या फिर हम लिख लेते हैं मॉडर्न and traditional tools, modern and traditional tools for plowing and sowing, plowing of soil and sowing of seeds। सोइंग ऑफ सीड्स में पहले तो एक मैनुअल मेथड आ रहा था या फिर एक तरीके से मशीन थी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे थे। सोइंग ऑफ सीड्स एक मशीन थी जो कि ओल्ड टाइप की थी। न्यू मशीन जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल, उसका इस्तेमाल आज के टाइम पर किया जाता है। आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू। नाउ वन नोटिफिकेशन फॉर यू, वन मैसेज फॉर यू दैट CBSE बेस्ड PW मटेरियल इज नाउ अवेलेबल। हिंदी, साइंस, मैथ्स, SST सारे सब्जेक्ट की बुक्स आपके पास अवेलेबल है। दिस इज फॉर क्लास 10th बेसिकली, तो ये बच्चे आप यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। एंडिंग द सेशन बेसिकली वो जो आपको 10th क्लास की बुक्स है वो आप अपने भाई बहन के लिए ले सकते हो, अगर आपके भाई या बहन 10th क्लास में है तो। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि उमंग 2.0 बैच उन बच्चों के लिए आया है जो उमंग का जो फर्स्ट बैच है उमंग 2024 में एनरोल नहीं कर पाए थे, मिस आउट कर दिया था किसी भी रीज़न की वजह से। तो बेटा अब उमंग 2.0 इसीलिए आया है कि पहले जो नुकसान हो गया वो अब ना हो। अब आप फिर से अपनी स्पीड पकड़ो और जल्दी से सारे सिलेबस को निपटा दो क्योंकि 8th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके आने वाले फाउंडेशन का एक बेस बनाने वाला है, स्पेशली साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट, क्योंकि आपके इंटरेस्ट इन्हीं सब्जेक्ट्स में मोस्टली बच्चों के डेवलप होते हैं। आपको बहुत मेहनत करनी है मेरे साथ, मैं भी आपके साथ बहुत मेहनत करूंगी। माय नेम इज उपासना मोंगिया। जल्दी से आऊंगी मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सैटरडे को शाम को आपको लेक्चर मिला करेगा, रिकॉर्डिंग मिली करेगी, ठीक है। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।